आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में राहुल गांधी ने बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। बोले, संवेदनाएं उद्धव ठाकरे और आदित्य के साथ। मेरी संवेदनाएं उद्धव ठाकरे जी, आदित्य और पूरे शिवसेना परिवार के साथ हैं। इस भावुक संदेश में राहुल गांधी ने ठाकरे परिवार और शिवसेना के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। बाला साहेब ठाकरे को उनकी बेबाक विचारधारा और मजबूत नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने शिवसेना को महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक ताकत बनाया। राहुल गांधी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया है। नितिन राउत ने कहा, मुझे शपथ ग्रहण से पहले बुलाकर कहा गया था कि कैबिनेट में आपका नाम है, तैयारी में लग जाओ। लेकिन जिस समय शपथ ग्रहण होने वाला था, मुझे बताया गया कि सूची से आपका नाम निकाल दिया गया। इसकी वजह से मैं 3 महीने तक मंत्रालय नहीं गया। जय भीम बोलने पर नहीं मिला मंत्री पद। नितिन राउत ने आगे कहा, जिस इलाके के मतदाताओं ने चुनकर भेजा, उस इलाके का काम करवाने के लिए आखिरकार मैं कई महीने बाद मंत्रालय पहुंचा। वहां मुझे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी। जब मुख्यमंत्री से मिलने गए, तब 6वें महीने की कैबिनेट हो रही थी। मेरे जाने के बाद कैबिनेट बैठक खत्म हुई। उस समय एकनाथ राव गायकवाड़ राज्य मंत्री हो गए थे। उन्होंने रास्ते में मुझे रोका और मेरा हाथ पकड़कर कहा कि नितिन भाऊ, आप विलास राव से मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। नितिन राउत ने आगे कहा। मैंने कहा, बोलो। जिसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ नहीं, और मुझे कोने में लेकर गए और मुझसे कहा कि तुमने विलास राव देशमुख को जोर से जय भीम कहा ना, ये जय भीम बोलना छोड़ दो, क्योंकि उसी की वजह से आपका मंत्री पद गया। इस पर मैंने कहा कि मुझे बताइए कि अगर जय भीम बोलने की वजह से मेरा मंत्री पद जाता है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या अभिमान हो सकता है। बता दें कि नितिन राउत नॉर्थ नागपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप की वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को झारखंड के देवघर के मधुपुर में एक जनसभा में शाह ने कहा कि राहुल बाबा एक के बाद एक वादे करते हैं, लेकिन वादे करने के बाद वो विदेश भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी का वादा पत्थर की लकीर जैसा है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बीजेपी अपनी गारंटी पूरी करती है और केवल हम ही झारखंड को आकार दे सकते हैं। कांग्रेस, जेएमएम तथा आरजेडी कभी भी राज्य के हित में काम नहीं कर सकते। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। उठाया घुसपैठिए का मुद्दा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठिए न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि राज्य के युवाओं के लिए भी नौकरियां छीनकर तथा अपराध को बढ़ावा देकर खतरा पैदा कर रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने घुसपैठियों की पहचान करने और उनको निकालने का निर्देश दिया था। केंद्र ने भी इस पर सहमति जताई, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा नहीं किया। समृद्ध राज्य बनेगा झारखंड। अमित शाह ने आगे कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव विधायकों, मुख्यमंत्री या सरकार को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह चुनाव युवाओं और गरीबों के भविष्य को आकार देने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए है। अगर झारखंड में बीजेपी सत्ता में आती है, तो पार्टी 5 साल में इसे देश का सबसे समृद्ध राज्य बना देगी। अमित शाह ने कहा कि दिसंबर 2027 से पहले भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के वास्ते आदर्श आचार संहिता लागू है। पवार के सहयोगी ने बताया, पवार साहेब सोलापुर के करमाला में चुनावी रैली में भाग लेने जा रहे थे। तभी बारामती हेलीपैड पर उनके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद वह हेलीकॉप्टर में सवार हुए और रैली के लिए रवाना हुए। चुनाव प्राधिकारियों ने शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की भी तलाशी ली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में अस्थिर हालात के मद्देनजर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अपनी रैलियां रद्द कर दीं और वह दिल्ली लौट रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक कर सकते हैं। मणिपुर में उग्र भीड़ ने इम्फाल घाटी के विभिन्न जिलों में शनिवार रात भारतीय जनता पार्टी
भाजपा के 3 और विधायकों तथा कांग्रेस के एक विधायक के आवास में आग लगा दी। साथ ही सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास में घुसने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं। सूत्रों ने बताया कि शाह को महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचार अभियान के तहत कुछ चुनावी रैलियों में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने रैलियां रद्द कर दीं और वह दिल्ली लौट रहे हैं। उनकी रैलियां रद्द करने के पीछे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह मणिपुर में अस्थिर हालात की वजह से हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री मणिपुर में स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। मणिपुर हिंसा भी बताई जा रही वजह। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों का एक दल स्थिति का आकलन करने और स्थिति से निपटने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए जल्द ही मणिपुर का दौरा कर सकता है। हिंसा की ताज़ा घटनाएं शनिवार रात हुईं, जब जिरीबाम जिले में उग्रवादियों द्वारा 3 महिलाओं तथा 3 बच्चों की हत्या से गुस्साए लोगों ने राज्य के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के आवास पर हमला कर दिया। इसके बाद राज्य में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। मणिपुर में अस्थिर हालात। अधिकारियों के अनुसार उग्र भीड़ ने निंगथौखोंग में लोक निर्माण मंत्री गोविंदास कोंथुजाम, लंगमेई दोंग बाजार में हियांगलाम से भाजपा विधायक वाई राधेश्याम, थौबल जिले में वांगजिंग टेंथा से भाजपा विधायक पी ब्रोजेन तथा इम्फाल पूर्वी जिले में खुंद्राकपाम से कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर के आवास को आग के हवाले कर दिया। रविवार सुबह इम्फाल घाटी के सभी 5 जिलों में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण रही। जिरीबाम में 6 लोगों के शव मिलने पर हिंसक प्रदर्शनों के बाद कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं और पार्टी में गुटबाजी से स्थिति और खराब हो रही है। महाजन ने कहा कि कांग्रेस के अंदर 3-4 अलग अलग गुट सक्रिय हैं, जिनमें ऊना, सिरमौर और कांगड़ा के गुट प्रमुख हैं। इन गुटों से जुड़े कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ कांग्रेस विधायकों को लगता है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहे तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के अस्थिर नेतृत्व के कारण विधायक अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस पर कोई निर्णय संगठन की सहमति और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए ही लेगी। महाजन ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उन्होंने इसे कांग्रेस का असंवैधानिक कदम बताया और कहा कि सुक्खू सरकार ने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया था, जो असफल साबित हुआ। मुसलमानों ने शिवसेना, यूबीटी के अरविंद सावंत जैसे उम्मीदवारों का भी समर्थन किया, जबकि पार्टी ने अतीत में मुस्लिम विरोधी रुख अपनाया था और जनवरी 1992 के दंगों में इसकी सक्रिय भूमिका थी। उन्होंने जानबूझकर इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट का अंतिम निर्णय औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज नगर करना था। मौलानाओं और अन्य धार्मिक नेताओं ने मुसलमानों से भाजपा और उसके सहयोगियों को हराने के लिए कह रहे हैं, भले ही इसके लिए शिवसेना, यूबीटी को वोट देना पड़े। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में भाजपा को कई सीटों पर हार केवल इसलिए मिली क्योंकि बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने उसके खिलाफ मतदान किया। यह उत्तर पूर्व मुंबई, धुले और अन्य कई सीटों पर देखा गया, जहां भाजपा 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में आगे थी, लेकिन छठे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं की जनसभाएं, आए दिन जनसभा हो रही है। ऐसा लगता है मानो बीजेपी का पूरा फोकस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आ गया है, ताकि हर हाल में महाराष्ट्र में बड़ी जीत दर्ज करके INDIA गठबंधन और महाविकास अघाड़ी MVA से लोकसभा चुनावों में हुए नुकसान, कथित हार का बदला चुकाया जा सके। कांग्रेस डूब रही, एक दिन महाविकास अघाड़ी के साथी भी डूब जाएंगे। महाराष्ट्र में राजनाथ सिंह का दावा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में है कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति डूब जाएगा और महाराष्ट्र में उसके सहयोगियों का भी यही हश्र होगा। सिंह ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत निश्चित है।
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सिंह ने कहा, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज्य किया, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति डूबेगा ही। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना, यूबीटी और राकांपा एसपी हो गई है एवं उनका डूबना तय है। पढ़ें महाराष्ट्र चुनाव। विकास के नाम से शुरू कैंपेन प्रचार के आखिर दिन कहां जाकर रुकेगा? वह शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ शिरोले के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ 3 से 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और हमने वहां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति बनेगी। 25 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी से बाहर निकले, राजनाथ सिंह ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का कद वैश्विक स्तर पर ऊंचा हुआ है और इस अवधि के दौरान 25 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, राकांपा सरकार ने पिछले 2.5 साल में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने महाअघाड़ी वालों पर ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने डॉक्टर BR आम्बेडकर को उचित सम्मान और श्रेय नहीं दिया। पुणे कैंट की रैली में सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी कथित और फर्जी मोहब्बत की दुकान में नफरत की चीज़ें बेच रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे न तो बंटे और न ही विभाजन पैदा करें। सिंह ने कहा, कांग्रेस ने गंभीर अपराध किए हैं जिन्हें लोग माफ़ नहीं करेंगे। इसने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, आपने कांग्रेस दावा किया है कि सत्ता में आने पर आप जाति जनगणना कराएंगे। रविवार को कहा कि किसी को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये बात पीएम मोदी की तुलना याददाश्त को लेकर बाइडेन से करने पर कही। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग 20 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति गठबंधन में फिर से विश्वास जताएंगे। गडकरी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। राहुल गांधी ने क्यों की थी पीएम मोदी की तुलना? बाइडेन से गडकरी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं, कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि लोगों को उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी याददाश्त कमजोर होने संबंधी राहुल गांधी के आरोपों पर गडकरी ने कहा कि कांग्रेस नेता गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महायुति गठबंधन की चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं को गुमराह किया था। उन्होंने कहा कि यह विमर्श गढ़ा गया था कि अगर हम 400 से अधिक सीट जीत जाएंगे तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखा संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता, न तो हम इसे करेंगे और न ही दूसरों को करने देंगे। गडकरी ने कहा कि अब लोगों को एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का प्रचार अभियान झूठ पर आधारित था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सकारात्मकता के साथ महायुति का समर्थन करने का फैसला लिया है। भाजपा द्वारा विकास की राजनीति की बात करने, लेकिन उसके नेताओं के भंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाने के बारे में वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब एक हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं और हमारे लिए सबसे ऊपर देश है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंटेंगे तो कटेंगे टिप्पणी का विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि सबसे पहले तो हमारी अलग अलग पार्टी है और यह ज़रूरी नहीं कि हमारी एक ही राय हो। मीडिया भी तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, इससे भ्रम पैदा होता है। एकता का आह्वान आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट करने के लिए है। राहुल गांधी द्वारा जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि असली मुद्दा गांवों, गरीबों और किसानों के कल्याण का है।
गरीब की कोई जाति और धर्म नहीं होता। एक मुसलमान को उसी कीमत पर पेट्रोल मिलता है जिस पर दूसरों को मिलता है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा अध्यक्ष बनना चाहेंगे, इस पर गडकरी ने कहा कि मैं पहले भी भाजपा अध्यक्ष रह चुका हूं और अब इस पद की कोई इच्छा नहीं है। इस्तीफे में पार्टी के नीति और सिद्धांतों में गिरावट का हवाला देते हुए अपनी असहमति प्रकट की। दानियल किस्कू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा देने की सूचना दी। अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि 2016 से लेकर अब तक उन्होंने पार्टी संगठन के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और मनोयोग से निभाने का प्रयास किया। किस्कू ने पार्टी द्वारा दिए गए सम्मान और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, इन वर्षों में मुझे पार्टी से बहुत सम्मान मिला, लेकिन अब मैं पार्टी के नीति और सिद्धांतों में हो रहे ह्रास से असंतुष्ट हूँ। इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा दे रहा हूँ। तब 3 दिन की सरकार बनाकर इन नेताओं ने यह दिखा दिया था कि राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। अब उस सरकार के बनने के बारे में इस चुनाव के बीच जो बात सामने आई है, उसने राजनीति को नंगा कर दिया है। साथ ही राजनीतिक, खासकर सत्ताधारी पार्टियों और कॉरपोरेट जगत के बीच मजबूत होते रिश्तों से लोकतंत्र को बचाने की अहमियत पर नए सिरे से सोचने की जरूरत पेश कर दी है। शिवराज सिंह चौहान का करीब 2 दशक तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री है। संघ की पहली पसंद बताया जा रहा है कि शिवराज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पहली पसंद हैं। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह शिवराज के नाम को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि अभी तक किसी बीजेपी नेता की ओर से इन चर्चाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये सब चर्चाएं सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं। बीजेपी अध्यक्ष की लिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1984 या तो 86 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक, मुरली मनोहर जोशी 1991 से 43 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 43 से 98 तक, कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2006 तक, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 तक, जेना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002 तक, वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2006 तक, राजनाथ सिंह 2006 से 2009 तक, नितिन गडकरी 2009 से 2014 तक, राजनाथ सिंह 2013 से 2014 तक, अमित शाह 2014 से 2020 तक, जेपी नड्डा 2020 से अब तक। इसको लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पलटवार किया है और यह तक कहा है कि राहुल गांधी के बयानों के चलते उन्हें कोई महत्व नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इसलिए उन्हें कोई महत्व नहीं देता है। इसके अलावा उन्होंने जातीय जनगणना कराने को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे की भी आलोचना की है। गरीब की कोई जाति नहीं, नितिन गडकरी ने कहा कि आज के असल मुद्दे लोगों का कल्याण और किसानों को राहत पहुंचाने से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब कोई मुस्लिम किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल रिफिल करने जाता है तो वह भी अन्य लोगों की तरह ही पेट्रोल की आम कीमत चुकाता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव चलाया था कि अगर बीजेपी 400 सीटें लेकर आती है तो वह संविधान बदल देगी, जबकि असलियत ये है कि अगर कोई संविधान बदलता भी है तो हम इसका विरोध करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे के बाद अब वोटर को यह एहसास हो गया है कि कांग्रेस ने उनसे झूठ बोला था और इसीलिए 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग में जनता महायुति गठबंधन को बहुमत देकर सरकार बनवाएगी। अजित पवार पर भी बड़ा बयान। बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बंटेंगे तो कटेंगे को लेकर आक्रामक मोड में है।
दूसरी ओर महायुति में घटक दल एनसीपी के नेता अजित पवार इस नारे को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने यह तक कहा था कि यह नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर जब नितिन गडकरी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि अजित पवार की सोच हर मुद्दे पर बीजेपी की सोच से मिलती ही हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मीडिया बातों को तोड़ मारवल कर पेश करती है,